हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी की यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि बढ़िया और मस्त होंगे। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज हम लोग जो है एनटीपीसी में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तो इसको हम देखते हैं। और काफ़ी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो नहीं आएगा उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है? तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और एक बार इस पर जो है आपको हमेशा जो कि एजुकेशन रिलेटेड या फिर कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन टॉपिक वाइज आपकी अगर फरमाइश होगी तो वो भी मिलेगा। तो चलिए हम बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक संख्या को 100% बढ़ाने पर 2820 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है ना। तो सपोज करिए कि कोई संख्या हमारी क्या है, सब हम कोई भी संख्या अपने आप में 100 मानते हैं, तो वह संख्या कितनी होगी? 100 है। संख्या कितनी है? 100। यहाँ पे लिखते हैं ये संख्या 100% है। अब इसमें क्या है कि 100% बढ़ाने पर प्लस करके 100% बढ़ाने पर यह संख्या 200% के बराबर हो जाएगी। अब 200% बराबर 2820 हो जाएगी। तो 1% के बराबर हमारा 2820 डिवाइडेड भागे 200 गुना कितना करेंगे? गुना 100 करेंगे। तो यहाँ से हमारी जो संख्या आ जाएगी वे 1410, क्योंकि इससे काट दीजिएगा, इससे ये कट जाएगा, एक जीरो से ये कट जाएगा, तो इससे हम इससे भाग दे देंगे तो 141 बार में जो कि आएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। आसान सा क्वेश्चन है ये, उम्मीद करते हैं कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 8 कलम का मूल्य 10 पेंसिल का मूल्य 132 है। ठीक है, 132 है। यदि एक कलम का मूल्य 2 रुपया घट जाता है और एक पेंसिल का मूल्य 7 रुपया बढ़ जाता है, तो 17 कलम और 6 पेंसिलों का मूल्य 136 है, तो 12 कलम और 9 पेंसिल का मूल्य क्या है? तो इस तरह के क्वेश्चन जो कि एनटीपीसी में कई शिफ्टों में पूछा गया है, ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, फिर भी हम इसको देखते हैं। जैसे यहाँ लिखते हैं, हम ऊपर में लिखते हैं, जगह का कम है, थोड़ा सा देखिएगा। जैसे यहाँ लिखते हैं 8 कलम प्लस में 10 पेंसिल का मूल्य 132 रुपया दे रखा है, जो कि ये हमारा समीकरण 1 है। अब समीकरण 2 क्या कह रहा है कि कह रहा है कि कलम के मूल्य में से 2 घटाया जाए, कलम के मूल्य से 2 घटाया जाए और पेंसिल के मूल्य में 7 बढ़ जाता है। तो 17 कलम 6 पेंसिलों का मूल्य 136 है। तो देखिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे इस समीकरण को 2 बनाने के लिए यहाँ पे 17 कलम, यहाँ पे 6 हमारा 6 पेंसिल। अब इस समीकरण को बराबर 136 के होगा, तो यहाँ से 17 के हो जाएगा माइनस 34 प्लस में 6 पेंसिल प्लस 7 छक 42 बराबर 136। ठीक, अब क्या करते हैं कि देखिए पेंसिल और कलम या पेंसिल इन सबको साथ में लिख लेते हैं। 17 कलम प्लस में 6 पेंसिल बराबर, सॉरी प्लस यहाँ पे क्योंकि साइन बड़ा, जिसका साइन बड़ा होता है उसको हम उसी के साइन को लगाते हैं। तो प्लस में यहाँ लिखिएगा, प्लस में 42 में से 34 घटा दीजिएगा तो हमारा 8 बचेगा बराबर 136। तो 17 कलम प्लस में 6 पेंसिल बराबर 128। ठीक, तो यहाँ से हमारा समीकरण 2 प्राप्त हो गया और ये समीकरण 1 प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे रख लेते हैं हम 17 के प्लस में 6p बराबर 128
ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 में हम किससे गुना करें? 6 से। समीकरण 2 में 10 से गुना करें ताकि यहाँ पर 60 हो जाए, यहाँ पर भी 60 हो जाए। तो देखिए, तो 8 6 48 के प्लस में 10 6 का 60 पेंसिल प्लस में 132 गुना 6 कितना हो जाएगा? 6 दुना के 12, 13 13 6 78, 1 79। ठीक, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद जो है इसके बाद देखिए, ये समीकरण 1 बन गया। अब यहाँ से 170 कलम प्लस में 60 पेंसिल बराबर 1280 पेंसिल। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, अब जो कि हमारा क्वेश्चन है, देखिए अब सीधे से समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में घटाने पर क्या करेंगे? तो यहाँ देखते हैं, ये यहाँ पे ऐसे नीचे से थोड़ा सा खींच देते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में घटाने पर जब घटाइएगा तो ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा। तो यहाँ से बच जाएगा कितना? तो 10 में से 8 जाएगा, 2 बच जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो भी 2 बच जाएगा यहाँ एक, यानी कि 122 कलम बराबर यहाँ से बच जाएगा हमारा 8 बच जाएगा, और यहाँ से 17 में से 9 जाएगा, 8 बच जाएगा। फिर यहाँ से 11 4 बच जाएगा, 11 में से 7 जाएगा 4, 1 के बराबर जो आएगा, 1 कलम के बराबर यहाँ पे लिखते हैं 1 कलम के बराबर 4, 1 कलम के बराबर 4, 1 कलम बराबर 4। ठीक है, क्योंकि ये इससे कट जाएगा 4 बार में, पूरे 4 बार में कट जाएंगे। तो 1 कलम का मूल्य 4 आ गया। इसी प्रकार से ये जो कलम है इसको समीकरण 1 में ले जाकर रख देते हैं। समीकरण 1 हमारा ऊपर में ये दे रखा है, देखिए समीकरण 1 ये है। तो यहाँ पे लिखते हैं ये 8 गुना 4 प्लस में 10p, ठीक है, बराबर 132। तो 8 चौक को 32 प्लस 10p बराबर 132, यानी कि p का मान हमारा यहाँ से, तो 10p बराबर 100। तो p का मान जो होगा, p का मान हमारा यहाँ से 10 आ गया। p का मान 10 और k का मान, यहाँ पे p का मान 10, p का मान 10 और k का मान ये हो गया। अब क्या करते हैं कि समीकरण में ले जाके रख देंगे। यहाँ से k और p का मान आ गया। तो इसके बाद पूछ रहा है कि हमारा, यहाँ पे लिखते हैं 12 कलम प्लस में 9 पेंसिल का मूल्य कितना है ना। तो देखिए 12 गुना 4 प्लस में 9 गुना 10 बराबर कितना? 12 चौक 48 प्लस 90, यानी कि 138 आंसर आ जाएगा हमारा। यही हमारा आंसर है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि समझ पाए होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। किसमें है? वो ऑप्शन नंबर 1 में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए क्या कहता है अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों,
आइए देखते हैं। ये कोई त्रिभुज है ABC ना, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये कोई त्रिभुज है ABC। ठीक, ABC लिख लिया। उसके बाद क्या करना है, देखिए एक मिनट थोड़ा रुक जाइए। देखिए ये हमारा त्रिभुज है, ये A है, ये B है, ये C है। ठीक, ABC हो गया। अब जो करते हैं क्या कि देखिए बोला है कि BD जो है B और D AC पर यानी कि इस पर परपेंडिकुलर D, यानी कि यहाँ से कोई सीधी लाइन इस पर खींच दिए जो कि क्या है, ये हमारा D है। ठीक, ये क्या है, D है। इसी प्रकार से हमारा एंगल DBC 16 बता रहा है, यानी कि हमारा ये वाला जो एंगल है ये कह रहा है कि 16 है। इसके बाद बोला है कि E जो है BC पर एक बिंदु है, BC पर एक बिंदु E है। BC पर एक बिंदु कौन सा है, E। ठीक, BC पर एक बिंदु हमारा E है। इसके बाद क्या करते हैं कि एंगल CA कौन सा, देखिए CA और E ये यहाँ पर 90 डिग्री बनाएगा अपने आप में। ठीक है, ये 90 डिग्री है और एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि ये इसमें परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अब जो क्या करते हैं हम, तो यहाँ देखते हैं ये हमारा 90 डिग्री हो गया। तो ये वाला एंगल निकालने के लिए देखिए ये वाला एंगल हमको पता करना है। तो एंगल A पता करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले काम करेंगे हम, देखिए हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होगा। यहाँ लिख लेते हैं एंगल ABC, या कह सकते हैं कि हम एंगल BDC प्लस में BDC प्लस में DBC प्लस में एंगल C बराबर 180। ठीक, यहाँ से इसके बाद जो है हम जानते हैं कि यहाँ पर BDC यानी कि एंगल D का जो मान है ये कितना है, 90 है। ठीक, तो यहाँ पे लिखते हैं 90 प्लस में ये वाला हमारा 16 कैसा है पता ही है आपको। ठीक, तो 90 में से ये दे रखा है, इसके बाद
यहाँ पर 16, तो यहाँ से एंगल सी बराबर 180। तो यहाँ से एंगल सी का जो मान होगा हमारा 180 माइनस 106, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 74। एंगल सी का मान 74 हो गया। एंगल सी का मान 74, एंगल सी का मान 74 और इसका मान त्रिभुज के दो आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोणों के योग के बराबर होता है, आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब जो है दो आंतरिक कोणों का योग, ये हम जानते हैं, डिफिनेशन होती है हमारी। ये है कोई त्रिभुज और ये है बाह्य कोण, इसको बोलते हैं बाह्य कोण। ये दो आंतरिक कोण है, ये दो आंतरिक कोण। अगर ये x है, ये y है, तो ये x प्लस y होगा। सपोज करिए कि यहाँ 25 है या 50 है, यहाँ 25 है, तो इसका योग टोटल 75 होगा। तो यही वाली थ्योरम यहाँ पे लगी है। ये 51 है प्लस 74 है, तो ये हो जाएगा 125। 4 1 5 7 5 12, तो 125। यानी कि हमसे जो पूछा है एंगल ई का मान पूछा है ये वाला, तो ये 125 होगा। कितना होगा, 125 होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिख देते हैं ये हमारा 125 जो कि इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, ये है ऑप्शन नंबर डी में। थोड़ा सा समझ में कम आया होगा, मैं इसको एक टॉपिक में वीडियो लेकर आऊंगा, आप सभी उसको देख लीजिएगा। अभी फिलहाल के लिए मैं अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कौन सी संख्या इतना से विभाजित करती है। तो सबसे पहले हम 7 से चेक करेंगे। तो 7 का रूल कहता है कि इकाई के अंक में, यानी इकाई का अंक इसका 7 है, इसमें 2 से गुना करते हैं 14। 14 में जो संख्या आएगी इसके इकाई अंक से घटा देते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें से हम 14 घटा देंगे और जो संख्या बचेगी उसे 7 से भाग देने पर अगर वह कट जाती है तो वह संख्या क्या होगी, अगर वह 7 से कट जाएगी तो वह संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 5 3 4 4 और 7 7। ठीक, तो यहाँ लिखते हैं 7 7 4 3 5 9 3 1 3। अब क्या यह 7 से डिविजिबल है, तो देख लेते हैं। 7 एकम 7 जाएगा, फिर 7 एकम 7, फिर 0, देखिए 2 अंक उतारते हैं तो 7 6 42 यानी 1, फिर 7 दूना के 14, यहाँ पे 1 बचेगा, फिर 9, 7 दूना के 14 यानी यहाँ 5, फिर इसके बाद कितना बचा, 5 बचा हमारा, 3 बचेगा। कितना बचा, 3 बचा, तो 7 7 49 हो गया, 7 49। यहाँ पे कितना, 13 में से 9 हो गया, 4। हाँ खाते, फिर ये 1, फिर 7 6 42, 7 5 35, 7 5 35, तो 41 में से 35 जाएगा हमारा 6। ठीक, और ये लास्ट में 3 बचेगा, तो 7 9 63 जो कि पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा हमारी ये, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा कितना, 7 इसका करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो इसको हम क्या करते हैं दोस्तों,
सिंपल सा इकाई अंक में हम इकाई अंक में 2 से गुना करेंगे और जो संख्या आएगी उसको हम इसमें से टोटल में से घटाने के बाद जो बचेगी संख्या को 7 से डिविजिबल करके 7 से भाग करके देखते हैं कि वो संख्या क्या 7 से डिवाइड हो रही है। अगर हो रही है तो वो संख्या 7 से पूरी डिविजिबल होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि कौन सी संख्या इसे विभाजित करती है। तो हम जानते हैं कि 10 से विभाजित करने के लिए इकाई अंक 2 या 5 होना चाहिए, जो कि इसमें है ही नहीं। 6 से डिविजिबल होने के लिए 2 और 3 से डिविजिबल होना चाहिए और 7 से डिविजिबल होने के लिए 1 और 7 से, या 7 का डिविजिबल की रूल अभी हमने आपको बताया कि इकाई अंक में गुना 2 करेंगे, फिर जो भी संख्या आएगी उसमें से गुना करने के बाद जो संख्या आएगी उसमें से सभी संख्याओं में से घटाने के बाद जो प्राप्त होगी उस संख्या को 7 से भाग करके देखेंगे। अगर यदि वह भाग होती है तो वह संख्या 7 से डिविजिबल हो जाएगी। और 3 गुना 3 का हम डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं, सभी संख्याओं के अंकों का योग जोड़ करके 3 से विभाजित होगी तो यह संख्या 7 से विभाजित होगी। तो यह संख्या पूरी 7 से विभाजित है, क्योंकि इसका देखिए 5 4 9 5 4 9 9 और 5 14 7 14 और 7 21 और 21 के बाद 21 और 5 26 और 26 एक 27 27 एक 28 28 और 5 33, यानी कि इसका टोटल योग 33 हमारा 3 से डिविजिबल है, यानी कि यह संख्या 3 से विभाजित है। ऑप्शन नंबर 4। अब जो है हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिज्याखंड 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार चाप द्वारा बनाया गया है जो केंद्र पर 18 डिग्री का कोणांतरित करता है। इसके परिमाप बताइए। इसका परिमाप क्या होता है, तो समझिए परिमाप का मतलब ये यहाँ पे लिखते हैं, ये कोई है ये है आर, ये है आर, क्योंकि एक वृत्त में से हम इसको निकालेंगे, ये केंद्र है यहाँ से, तो ये हमारा चाप कहलाता है। ये वाली लंबाई होती है, ये आर होगी, ये आर होगी, तो ये जो कि 2r प्लस में और ये यल, ठीक। तो इसके बाद जो है हम देखिए दे रखा है त्रिज्याखंड की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, ये 9 है, ये भी 9 है और केंद्र पर 18 डिग्री कोणांतरित करता है। ये जो है ये 18 डिग्री का कोणांतरित करता है, ठीक है। ये 18 डिग्री कोणांतरित करता है। तो हम सबसे पहले लंबाई का फॉर्मूला लगाते हैं। तो यल बराबर यहाँ पे लिखते हैं, यल बराबर 2 पाई आर थीटा बटा में 360। तो यहाँ पे 2 गुना 22/7 गुना आर का मान 9 है गुना 18 डिवाइडेड भागे 360, ठीक। अब क्या करते हैं, इसको काट पीट के यल का मान हम निकालते हैं यहाँ से। सात को नीचे ले लेते हैं, 2 गुना 22 गुना 9 गुना 18 डिवाइडेड भागे 360 गुना 7, तो 18 दूना 36 और ये 11 बार में और 2 पचे 10, यानी कि 11 गुना 9 भागे 35।
तो यहाँ से आएगा 99 भागे 35, यानी कि यहाँ ऊपर करते हैं 99 भागे 35, 35 गुना के 70, तो यहाँ से 9, यहाँ से 2, यानी कि 0 लगा के 0 बढ़ा के फिर हम कितने बार में ले जाएंगे? 8 बार में ले जाएंगे। 35 गुना 8, 8 पे 40 और 8 3 24, 3 27, यानी कि 8.3, यानी कि यहाँ पे आएगा 270, ये 20, लगभग अब 3 बार में जाएगा। 35 टाइम 100, 35 टाइम 105, ठीक। तो ये हमारा 2.83 के लगभग आएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं? 2 गुना 9 प्लस 2.83, यानी कि 18 प्लस में 2.83, यानी कि 20.83 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। ठीक है, ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है ज्योमेट्री का। ये 8 है हमारा, ये 3 है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि ABC के बीच इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि A के हिस्से का 3 गुना है। देखिए यहाँ पे A के हिस्से का 3 गुना, B के हिस्से का 9 गुना और C के हिस्से के 4 गुना है। तो A का हिस्सा क्या है? तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ नीचे में 3A बराबर 9B बराबर 4C, ठीक। यहाँ से एलसीएफ जो आएगा, सबसे पहले एलसीएफ लेंगे, 36 आएगा। तो अब जो है 36 को A का मान निकालने के लिए 36 भागे 3, B का मान निकालने के लिए 36 भागे 9 और C का मान निकालने के लिए 4 भागे 36 भागे 4, 9 चौका 36, 4 9 36 और 9 चौका 36, ये 4 बार में, और ये हमारा 12 तिहाई 36, ये 12 तिहाई 36, 9 4 13 और 12, 12 बार 24 1 25, यानी कि A प्लस B प्लस C का मान हमारा कितना आ जाएगा? 12 24 1 25, ठीक। अब 25 के बराबर इतना दे रखा है 75,400। एक का मान आ जाएगा 25 तिहाई 75 और 25 एकम 25, इसको यहाँ डिवाइड कर लेते हैं। पच्चीस तिहाई कितना हो जाएगा? 25 तिहाई 75, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 2 जीरो उतारने के लिए यहाँ पर 25 8 200 होता है, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। अब यहाँ पे 0 बढ़ा दीजिए, ठीक। यहाँ पे 0 बढ़ा दीजिए, यहाँ 25 हो जाएगा। इसके बाद
यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा और ये 1 0 आ जाएगा। 25 छक्का 150 होता है। 25 25 125, 25 छक्का 150। ठीक, ये कट जाएगा, 1 0 और बढ़ जाएगा यहाँ पे, ये 6 हो गया, ये 0, यानी 3060। 3060 गुना ए का हिस्सा ज्ञात करना है, तो ए का हिस्सा 12 है, 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0 नहीं रहेगा क्योंकि 1 0 हम लोग पहले ही लगा दिए हैं। ठीक है, 1 0 क्या किए हैं, पहले ही लगा दिए हैं, तो केवल 306 होगा। ठीक है, तो 12 छक 72, यहाँ पे 2 और हाशिए लगा 7। इसके बाद बढ़ते हैं 36। देखिए, इसको हम रफ करके एक बार फिर से बताते हैं आपको। यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई है थोड़ी। देखिए, हमारा ए, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पर सी, ए बी सी का जो हिस्सा आएगा, तो देखिए 36 एलसीएम आया था, एलसीएम हमारा 36 था, तो अब 36 भागे कितना, 3। फिर यहाँ पे लिखते हैं बी का मान, 36 भागा 9, फिर 36 भागा 4, 4 9 36, 9 चौका 36, फिर 12 23 36। ठीक, 12 23 36 ना, तो ए का मान हमारा 12 आ गया, बी का मान 4 आ गया, सी का मान 9 आ गया, सी का मान 9 आ गया। ठीक, अब जो है टोटल जोड़ देंगे, ए प्लस में बी प्लस में सी बराबर, अब 9 4 13, 13 12 12 24, 25 के बराबर हमारा कितना, 75,400 है। ठीक है, अब 1 के बराबर मान निकालने के लिए 75,400 गुना 25, 5 5 25, 5 1 कम 5, यहाँ लिखते हैं 5 1 कम 5, 5 5 25 और 0, 5 8 40, 0। अब 15 0 80 को 5 से भाग देते हैं, 15 0 80 भागे 5, 5 × 15, 0 5 1 5, 5 6 30 गुना कितना, एक का हिस्सा चाहिए यानी कि 12, तो 12 6 72 को हमारा 2 और हासिल लगा 7, फिर कह रहा है कि 12 1 12 7 19 यानी कि 9, ये 0 है तो 19 आ जाएगा, 12 36, यानी कि फाइनली हमारा आंसर ये प्राप्त हो गया, 36,192। ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि समझ पाए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये रेशियो से क्वेश्चन था हमारा। अगला क्वेश्चन है कि 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में 85% पंजीकृत मतदाताओं ने अपना मतदान किया और 4% मत अवैध पाए गए। विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 65% प्राप्त हुआ। ठीक है, 1 मिनट हम थोड़ा सा चेक करते हैं।
1 मिनट रुकिएगा। तो आइए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों, देखते हैं कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 85% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया और 4% मत अवैध पाए गए। विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 65% प्राप्त हुआ और उसने 2142 मतों के अंतर से चुनाव जीत लिया। कितने मतदाता पंजीकृत थे? तो इस तरह का क्वेश्चन हम समझते हैं। अपने आप में 100% मतदाता रहे होंगे, 85% मतदाताओं ने मतदान किया। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं 85 भागे 100 गुना, पहले यक्स मान लेते हैं, फिर कह रहा है कि 4% मत अवैध पाए गए, यानी कि 96% हमारा वैध रहे होंगे, गुना विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 65%, विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 65% प्राप्त हुआ। तो देखो, एक को 65% प्राप्त हुआ और 100 में से तो दूसरे को कितना प्राप्त हुआ होगा? 35% प्राप्त हुआ होगा। हारने वाले को 35%, ये हारने वाले का है, हारने वाले का, ये है हमारा जीतने वाले का। ठीक, तो जीत हार का अंतर हमारा कितने से हो गया? तो 65 में से 35 घटा दीजिएगा, तो जीत हार का अंतर 30% वोटों से हुआ, गुना यहाँ 30 लिखिएगा। ठीक है, बराबर 2142। ठीक, अब इसको काट पीट दीजिएगा, तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 1 0 से, फिर ये 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 7 35 और 5 दुना के 10 गुना 4 दुना के 8, 4 चौके 16 और ये 25 बार में 25 चौक 100 गुना 3 भागे 10 बराबर 2142, है ना। तो अब जो होगा 3 से जाएगा, 3 सत्ते 21 और 3 एकम 3, 3 चौको 12। ठीक, और इसको काट दीजिए, ये 12 बार में और ये 5 बार में, और ये 2 छक्का 12 और 0, 2 छक्का 12 यानी 1785, 17 छक्का 102, यक्स गुना 102 डिवाइडेड भागे 25 25 125 यानी कि 1250 बराबर 714, यानी कि ये कितना बार में जाएगा? 7 बार में जाएगा, ये 7 बार में जाएगा हमारा। तो यक्स बराबर 1250 गुना 7 यानी कि 0 7 5 35, 7 लगा 3 82 84 3 87, ये हमारा आंसर नंबर 2, यही हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि समझ पाए होंगे। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, हमारा अगला जो क्वेश्चन है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि तृतीय अनुपाती हमको पता होना चाहिए रेशियो में। एक होता है मध्यानुपाती, मध्यानुपाती को अंडर रूट में ए बी कहते हैं, और तृतीय अनुपाती BC बटा में ए होता है, चतुर्थ अनुपाती होता है बी का स्क्वायर बटा में ए।
बी स्क्वायर बटा सी। ठीक, ये होता है चतुर्थ अनुपाती, बी स्क्वायर बटा तो यहाँ हमसे क्या पूछा दोस्तों, यहाँ हमसे पूछा है तृतीय अनुपाती। देख रहे हैं, तो 56 गुना 56, ठीक है, 56 गुना 56 डिवाइडेड भागे 16 गुना 16, 4 एकम 4, 4 चौको 16, फिर 4 चौको 16। ठीक, देखिए 4 एकम 4, 4 चौको 16, फिर 4 चौको 16, फिर यहाँ से 4 से काट दी, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 एकम 4, 4 चौको 16। ठीक, तो यहाँ से जो आएगा हमारा 196 भागे 4 तृतीय अनुपाती, BC बटा ए होता है। देखिए एक मिनट, यहाँ पे जो तृतीय अनुपाती होता है 56 गुना 16 डिवाइडेड भागे 16। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये हमारा किसमें आया हुआ था जानते हैं, NTPC में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम जानते हैं कि तृतीय अनुपाती जो होता है ना, वो होता है बी स्क्वायर बटा ए। यहाँ पे होता है बी स्क्वायर बटा ए होता है तृतीय अनुपाती। इसको हम फिर से देखते हैं एक बार, एक मिनट, इसको इरेज करते हैं तो समझते हैं क्या होता है। देखिए मध्य अनुपाती हम जानते हैं कि अंडर रूट ए बी होता है, ए बी, और तृतीय अनुपाती सी बराबर बी का स्क्वायर बटा ए होता है। तो हमको तृतीय अनुपाती चाहिए, तो बी का मान है 56 गुना 56 डिवाइडेड भागे 16, 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 चौको 16, और 4 चौको 16, फिर 4 एकम 4, 4 चौको 16, यानी कि 14 गुना 14 यानी कि 196 हमारा आंसर आ गया दोस्तों। ठीक है, चतुर्थ अनुपाती होता है BC बटा ए, चतुर्थ अनुपाती है BC बटा ए होता है ना। क्लियर हो गया, ये होते हैं मध्य अनुपाती और ये होता है तृतीय अनुपाती, ये होता है चतुर्थ अनुपाती। हमसे तृतीय अनुपाती पूछा है तो इस मान को रखें, बी का मतलब 56 को 2 बार लिखा गया है, और ए का मतलब हो गया कि हम 16 को एक बार लिखें। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है, कहता है कि क्या कह रहा है कि प्रिया एक निश्चित कार्य को 26 दिन में करती है। ये है प्रिया, यहाँ नीचे लिखते हैं प्रिया एक कार्य को 26 दिन में, और प्रिया प्लस वर्षा मिलकर कार्य को 13 दिन में, और प्रिया प्लस वर्षा प्लस निशा मिलकर 10 दिन में। तो इसका जो एलसीएफ हो जाएगा 130, इसका एलसीएफ आ जाएगा, करके देख लीजिएगा। तो 130 भागे 26 करेंगे तो पी की क्षमता आ जाएगी, आइए करके दिखाते हैं। तो 13 दूना 26 यानी 10 भागे
2, 10/2 यानी कि 5। ये 5 इसकी क्षमता हो गई और ये जो होगी 10 हमारी इसकी क्षमता हो गई, यहाँ से 13 इसकी क्षमता हो गई। अब हमको बताना है कि प्रिया और निशा, प्रिया प्लस में निशा मिलकर कार्य को कितने दिन में, तो टोटल कार्य 130 है। अब 130 कार्य को प्रिया का देखो, प्रिया की जो क्षमता है एक दिन की 5 है। प्रिया की क्षमता यहाँ लिखते हैं, प्रिया की क्षमता 5 है और प्रिया प्लस वर्षा, वर्षा की कितना हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो वर्षा की ये 8 हो जाएगी और प्रिया की 5 हो जाएगी। प्रिया प्लस वर्षा ये टोटल है 10। यहाँ पे देखिए प्रिया प्लस वर्षा की जो क्षमता है ये 10 है, तो कहीं ना कहीं इसकी क्षमता 3 आएगी। तो निशा की जो क्षमता है 3, एक दिन के कार्य करने की क्षमता, तो 130/8 यानी कि हमारा आंसर जो आ जाएगा 65/4। ठीक दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि समझ पाए होंगे। आप एक बार फिर से समझ लीजिएगा, यहाँ पे दे रखा है हमारा प्रिया प्लस, ये प्रिया प्लस वर्षा की है, तो प्रिया और वर्षा यहाँ पे है। ठीक है, प्रिया और वर्षा की क्षमता हमारी 10 है, तो टोटल क्षमता 13 है। तो यहाँ से जो हमारी निशा है इसकी क्षमता 3 आ जाएगी दोस्तों, इसकी क्षमता 3 आ जाएगी, तो यहाँ से हमारा ये आंसर प्राप्त होगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए, अर्जुन और मलाइका अपनी अपनी कारों से दिल्ली से कानपुर की यात्रा करनी है। अर्जुन 138 किलोमीटर घंटा की गति से गाड़ी चला रहा है, जबकि मलाइका 92 किलो घंटा की गति से गाड़ी चला रहा है। और यदि अर्जुन को 8 घंटे लगते हैं तो मलाइका को कानपुर पहुंचने में कितना समय लगेगा, मलाइका को। ठीक है, मलाइका को पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो देखते हैं कैसे करते हैं इस तरह क्वेश्चन को। तो सबसे पहला काम करिएगा, देखिए ये है अर्जुन, ये है मलाइका। ठीक, अर्जुन है मलाइका अपनी कारों से दिल्ली और कानपुर से यात्रा कर। अर्जुन जो है 138 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चला रहा है, जबकि मलाइका 92 किलोमीटर घंटा की गति से गाड़ी चला रही है। ठीक, तो पूछ रहा है कि यदि अर्जुन को 8 घंटे लगते हैं तो मलाइका को कानपुर पहुंचने में कितने समय लगेंगे। अब हम देखते हैं यहाँ से दिल्ली से कानपुर, दिल्ली से कानपुर यानी कि डिस्टेंस जो हमारी है यहाँ से यहाँ तक, ये तो फिक्स है, ये क्या है, ये फिक्स है हमारी। जब ये फिक्स है तो हम इसका रेशियो बना लेते हैं। ये क्या आ जाएगा, चाल का रेशियो आ जाएगा। 4 से 2 छक्का 12, 2 9 18 और 2 चौके 8, 2 छक्का 12, 23 दूना 46, 23 3 69। ये क्या होगा, ये हमारी चाल है, ये चाल है। अब हमको टाइम का रेशियो चाहिए, तो 2:3 हमारा टाइम का रेशियो हो गया। अब कह रहा है कि अर्जुन को 8 घंटे लगते हैं, 2 के बराबर 8 घंटे, तो 1 के बराबर 4। तो पूछ रहा है कि मलाइका को कितने लगेंगे, तो 3 गुणे 4 यानी कि 12 घंटा इसको लगेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। और हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक व्यापारी 47% के लाभ पर आटा बेचने का दावा करता है, लेकिन बेईमानी से ऐसे वजन का उपयोग करता है जो उस पर उल्लेखित वजन से 8% कम है। व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ का कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो समझिए,
ये हमारा सीपी है, ये एसपी है। सीपी जो है एसपी से हमेशा कम होगा। तो यहाँ पे अगर ये 100 है तो 47% लाभ यानी कि 147, 100 में 47 जोड़ देंगे तो 147 हो जाएगा। और देखिए ये हमारा इस केस में जो है ना, ये हमेशा ज्यादा होगा, एसपी ये कम होगा, 8% कम यानी कि 92%। अब इस रेशियो से ये रेशियो कट जाएगा। यहाँ देखिए लाभ कितने का हो गया, 55 का 92 पर गुना 100, तो यहाँ से जो आएगा 59.78 यानी कि लगभग 60% के बराबर आंसर आएगा। यही हमारा आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ पा रहे होंगे। ये जो एसपी है ये हमेशा ज्यादा होगा, किससे, सीपी से हमेशा ज्यादा होगा। तो यहाँ सीपी 92 है तो ये 100 है, ये 100 है तो ये 147 से ज्यादा है ना कहीं। तो इसी प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों हम लोग जो है इसको होमवर्क में देते हैं। क्वेश्चन आसान है, इसका बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, या कहेंगे तो मैं इस क्वेश्चन को करवा भी दूंगा। तो इसको हम होमवर्क में देते हैं, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में लेके चलेंगे। तो आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि 25%, 20%, 25% और 15% के क्रम में छूटों के समतुल्य एकल छूट ज्ञात कीजिए ना। तो ये होता है अंकित मूल्य हमारा और ये होता है छूट। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर ही दी जाती है। तो हम सबसे पहले फ्रैक्शन जानते हैं। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4 और 15% का फ्रैक्शन होता है 3/20। ठीक, आइए देखते हैं। यहाँ पे ये है टोटल हमारा क्या है, समतुल्य एकल छूट। ये टोटल है, यानी 20% का 5% एक होता है। ठीक है, 20% का 5% मान कितना 1 होगा। तो ये अगर 5 है तो छूट दे देगा 1 पर, तो ये हो जाएगी 4। ये अगर 4 है तो छूट दे देगा तो ये हो जाएगी 3। और ये अगर 20 है तो छूट दे देगा तो ये हो जाएगा 17। ये जो कि क्या है, ये 4 से ये 4 कट जाएगा, 20 25 100 और ये 17 34 17 51। 100 में से 51 घटा दीजिएगा तो हमारा 49% की एकल छूट आ जाएगी। कितना परसेंट, 49% की एकल छूट आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन कहता है क्या, तो देखिए 331, यहाँ पे लिखते हैं 331 और 345 के बीच स्थित अभाज्य संख्याओं ज्ञात कीजिए जब दोनों संख्याएं सम्मिलित हो। जब क्या है, दोनों संख्याएं सम्मिलित हो। तो 331 और 333 और 337 और 339 और 341 और 343। ठीक, इसके बीच की संख्या है। 3 के गुणज को हटा दें तो अंकों का योग 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, 3 के गुणज को हटा दें तो अंकों का योग हमारा किससे डिविजिबल होगा, 3 से विभाज्य होगा। तो 333 और 339 को हटा दिया जाए, ये वाली संख्या और 339 को हटा दिया जाए।
इसको जब हटा देंगे तो शेष जो संख्या बचेगी हमारी, शेष 345 संख्या है, शेष को 345 तक के भाज्य संख्याओं के विरुद्ध जांचें। तो हमें दिख रहा है कि 331 और 337 यही दोनों क्या हैं, अभाज्य संख्या हैं। अब कहिएगा कैसे, तो देखिए 343 के बाद आएगा 345, 343 के बाद 345 जो कि अंडर रूट में, तो यहाँ से हम देखेंगे कि 18 तो बाहर निकाल लेंगे और 7 गुना 11 कामा 13 कामा 17 के संख्याओं के विरुद्ध जांचना है ना। तो इसमें हम गुना करके देखेंगे, जैसे 341 है, 341 गुना 11 करेंगे, सपोज करिए 341 बराबर 11 गुना 31 करेंगे, 343 है। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 7 गुना 49 करेंगे। इसलिए दोनों अभाज्य नहीं है, ये दोनों 341 और 343, इसका 7 गुना 49, ये दोनों संख्या अभाज्य नहीं है। अभाज्य नहीं यानी प्राइम नंबर नहीं है। जब ये अभाज्य नहीं है तो इसमें कुल हमारी जो संख्या है, टोटल 2 ही संख्या है, 331 और 337। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये वाला हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, वरुण ने 150 प्रति दर्जन की दर से कुछ इरेजर खरीदे, यानी कि रुपया को ऊपर लिखते हैं और एक दर्जन में 12 होता है तो 12 को नीचे, तो यहाँ से भाग देंगे तो एक का जो है 1 रुपया में कितना इरेजर खरीदे जाएंगे उसका मूल्य आ जाएगा। तो 3 से काट दीजिए, 3 चौक 12, 3 5 15 और ये 2 से और ये 25, यानी कि 12.5 रुपया एक का मूल्य आ जाएगा, एक इरेजर का मूल्य। ठीक है दोस्तों, इसने कह रहा है कि 18 रुपया के लिए बेच दिया, यानी कि ये लाभ कितना लिया, तो 7 में से 2 जाएगा, 5 बचेगा, तो 5.5 भागे में 12.5 गुना 0, तो इस दशमलव से ये दशमलव कट जाएगा, ये दशमलव कट जाएगा, 5 एक कम 5, 5 दूना 10, 5 अच्छा 25, 25 चौक को 100, यानी कि 11 गुना 4, यानी 44 हमारा इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ आया होगा। हमने कुछ नहीं किया, रुपया को ऊपर लिखा, वस्तु को जो है 150 रुपया में 12 वस्तु खरीदा, यानी कि 1 दर्जन है ना, प्रति दर्जन का मतलब 1 दर्जन। तो यहाँ से एक का माल निकाल लिए, एक इरेजर का मूल्य 12.5 रुपया, अब बेच रहा है 18 रुपया, 18 रुपया में तो लाभ हो रहा है 5.5 का। ठीक है, तो लाभ बटा में क्रय मूल्य, फार्मूला होता है कि लाभ बराबर लाभ बटा में क्रय मूल्य गुना 100, लाभ बटा में क्रय मूल्य गुणते 100। ठीक, उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ आया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब लघुत्तम समापवर्तक क्या करते हैं, लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए तो या तो हम हर को बराबर करते हैं, दशमलव वाला जब भी आ जाए तो हम सबसे पहले 15.4 डिवाइडेड भागे 10 करते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ 6 बटा में कितना 0, देखिए
इसके बाद दशमलव के बाद 3 दशमलव हमारा 3 अंक पे लगा है कहीं ना कहीं, पहला दूसरा तीसरा, ठीक। तो यहाँ पे 3 जीरो लिखते हैं। यहाँ पे 2 जीरो है तो हम ऊपर भी 1 जीरो बढ़ाएंगे तो नीचे भी 1 जीरो और बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये कामा है। अब क्या करते हैं कि इसको कटा देंगे। अब ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एलसीएम बोला है तो एलसीएम बटा में एचसीएफ, ठीक। तो एलसीएफ ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, तो देखिए 154 गुना 6, 0 0 2 जीरो बच जाएगा, फिर 6 चौका 24, हाथ में लगा 2, 15 छक्का 90, 90 तो 92, 15 छक्का 90 तो 92, और 9 चौका 36, 6 चौका 24, तो ये जो हो गया हमारा 924 डबल जीरो, ठीक है, डिवाइडेड भागे 1000। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट जाएगा। अब काट दीजिए किससे जानते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 9.24 24 है ना, भागे 10, तो यानी कि 92.4, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इसको देखिए कैसे कहीं मिस्टेक हुई है। मिस्टेक हमारी ये हुई है, इसको हमको छोटा करना था, हमने छोटा नहीं किया। आइए इसको छोटा करते हैं, इसको इरेज करके। देखिए 154 भागे 10, दशमलव हटा के हमने 10 लगाया, फिर 6 भागे 1 2 3, क्या अंक पे है, 3 है तो 3 लिखेंगे। तो इसको 2 3 6, 2 3 6, ये 500। फिर यहाँ पे आते हैं 2 7 14, 2 7 14, 2 5 10, ये कट जाएगा। तो यानी कि 77 भागे 5 और 3 भागे 500। अब क्या करते हैं हम, अब एलसीएम बटा एचसीएफ करते हैं, एलसीएम बटा एलसीएफ है। तो ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं और नीचे वाले का एचसीएफ लेते हैं। तो एचसीएफ हमारा कितना आएगा, एचसीएफ 5 आएगा, और ऊपर जो एलसीएम आएगा ये हमारा 231 आएगा, ठीक, भागे 5। अब जब इसको भाग देंगे तो ये हमारा आएगा 46.2, जो कि ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरका में दे रखा है करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं कि इस बार समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा कि यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा बराबर 11 है तो 13 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 बटा में कॉस स्क्वायर थीटा क्यों है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, जो कॉमन उसी से भाग होता है, यानी कि साइन थीटा से हम चाहेंगे तो गुना कर दीजिए, ठीक है।
cos थीटा से क्या करें, भाग कर दीजिए, सभी में cos थीटा से भाग कर दीजिएगा तो हमारा जो है 10 का मान आ जाएगा यहाँ से। ठीक है दोस्तों, वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो रही है, उम्मीद करते हैं कि हम यहीं पे वीडियो रोक दें क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो गई है दोस्तों। अगला जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में लेंगे, तो इस क्वेश्चन को कहिए तो करा दे या तो SW दे दें, तो इसको हम SW दे देते हैं। हमने आपको 2 क्वेश्चन SW दिया है, एक जो है हमने आपको 2 क्वेश्चन SW में दिया है, एक तो रेशियो का दिया है, अरे वो आई संबंधित क्वेश्चन दिए हैं, और दूसरा ट्रिग्नोमेट्री का है। एक हमारा एक ये क्वेश्चन है SW। ठीक है दोस्तों, तो ये आप दोनों क्वेश्चन आप हमें करके दिखाइएगा। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बाय, टेक केयर।